नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 मुश्किल सवाल, और मैं मुश्किल इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत आसान नहीं है इसका जवाब देना। पहला, क्या है हिजाब का विवाद? दूसरा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू चुनावी था? क्या टेनी जी के लड़के की जमानत चुनाव पर असर डालेगी? मैं इन तीनों के विषयों को, जो थोड़े मुश्किल हैं, अलग अलग बात करूंगा। हिजाब की मैं बात पहले कर लूँ। हिजाब वाला थोड़ा सेंसिटिव इशू है, और मतलब ये इसलिए है कि ये धर्म से सीधे सीधे इसको जोड़ दिया गया है। हालांकि मेरे हिसाब से धर्म से उतना जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन धर्म से जोड़ दिया गया है। मेरे बहुत से दोस्त मित्र हैं, मेरा सामाजिक दायरा है, उसमें बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं। और जब मैंने सोचा कि करूं, तो मैं जानता था कि इसके व्यूज़, क्योंकि एक दोनों तरफ के जो मैं इसको रेडिकल कह लीजिए, कट्टरपंथी कह लीजिए, लोग अपने अपने व्यूज़ लेके बैठे हुए हैं। मेरे लिए आसान रास्ता ये था कि मैं इस पर कुछ ना बोलूं और इसको, जिसको कहते हैं ना, इसको मैं डक कर जाऊं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ये सही है और ये गलत है कि बात नहीं कर रहा हूं। जो मेरी समझ है, जैसे मैं इसको देख रहा हूं, जो मेरी समझ में होना चाहिए, मैं सिर्फ उससे वो आपसे शेयर कर रहा हूं। हर आदमी को, आपको, मुझको, सारे लोगों को ये हक है कि वो अपनी अपनी राय अपने अपने ढंग से सोच सके, समझ सके। तो मैं इसमें जिस तरह से जो मुनासिब है, वो जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। मंथली कमिटमेंट एक है, जो कुछ पैसा आपको हर महीने देना होगा। और अगर हर महीने आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो वन टाइम का भी एक ऑप्शन है, वो वन टाइम हमें आप कुछ आर्थिक मदद करेंगे। अब आज बात कर लें, क्या है हिजाब का विवाद। मेरे हिसाब से इसको 3 अलग अलग पहले दायरों में रखा जाए, और फिर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट और ये क्यों हुआ, वो मैं बाद में बात करूँगा। मूल बात ये थी कि हिजाब पहन के कुछ बच्चियाँ स्कूल आना शुरू करती हैं। उस स्कूल में, जैसे अभी कहा जा रहा है कि उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोगों को दिक्कत है। कुछ स्टूडेंट्स, कल परसों वो एकदम से मामला और जोर पकड़ लिया, जब एक लड़की अकेले आ रही है स्कूल हिजाब लगा के, और एक 30-40 लोग भगवा वो डाल के जय श्री राम का नारे लगाते हुए उसको एक थ्रेटनिंग के तौर पे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्कूल के जो भी वो प्रिंसिपल या अध्यापक कोई आ रहे हैं, वो भी बचाव करके, और फिर लड़की उस जय श्री राम के एक तरह से जवाब में, गुस्से में, जो भी हो, वो अल्लाह अकबर बोल के वो स्कूल के अंदर चली जा रही है। ये पूरा विवाद है। उसके बाद कर्नाटक में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कुछ स्कूल में वायलेंस हुआ है, कुछ स्कूल में और छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। ये सब चल रहा है। इसको कर्नाटक हाई कोर्ट में गया है, जो जज इनको दीक्षित जी जिन्होंने सुना, उन्होंने इसको चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक की बेंच में ट्रांसफ़र किया। आज उनका ये आया कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में बात होगी। वो बात होती रहेगी, क्योंकि देखिए, ये कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल कानून से नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से वो जो भी अपना सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला देता है। लेकिन जैसे मैं समझ रहा हूँ, मैं उसमें बता दूँ, इसके 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है स्कूल, चाहे वो कर्नाटक का हो, और वो चाहे कश्मीर का हो, चाहे वो यूपी का हो, और चाहे कहीं का हो। ज़्यादातर स्कूल में एक अपना ड्रेस कोड होता है, उनका एक अपना होता है कि स्कूल में इतने बजे क्लास लगेगा, इतने बजे क्लास छूटेगा, इतने बजे आइए, इत्यादि इत्यादि। और वो हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं। स्कूल में सबकी यूनिफॉर्म एक सी जो करने का कारण है, जो मैं भी स्कूल उस यूनिफॉर्म में पढ़ा हूँ, कि सब में एक समानता देखे, वननेस की बात हो, कोई ऊंचा कोई नीचा, कि मेरा महंगा आपका सस्ता ये ना हो, कि मेरा वो विदेश, आजकल तो विदेशी लेबल लगने लगे हैं, मेरा ये विदेश, जूते लोग कुछ 15-20-25 हज़ार रुपये के जूते पहन रहे हैं। तो वो उस सारे चीज़ों को एक उस पर लाने के लिए वननेस की बात है। और जहाँ पे भी वर्दी आती है, वहाँ पे धर्म, जाति, सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। आप फौज में देख लीजिए, आप पुलिस में देख लीजिए, ये सेकेंडरी चीज़ होती है। इसीलिए इनको यूनिफॉर्म बोला जाता है कि मैन इन यूनिफॉर्म। तो एक बात स्कूल की थी, जो स्कूल का अपना, जो भी स्कूल का वो हो। अगर मान लीजिए मैं अपना एडमिशन, मैं हिंदू हूँ और मैं कहीं मदरसे में पढ़ने जाऊँ, मेरा जो जानकारी है, मैंने जो अपने कुछ मुस्लिम मित्रों से पूछा, उन्होंने कहा कि इस पर कोई रोक नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उस मदरसे का ये कहना है कि आप सबको टोपी पहन के आना है, तो मुझे भी टोपी पहन के जाना होगा। उसी तरह से अगर मैं कोई गुरुकुल में कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम आके कहता है कि नहीं मैं एडमिशन लूँगा, और उस गुरुकुल में अगर कोई
कोई सेशन ऐसा होता है जिसमें धोती पहनना है या जिसमें तिलक लगाना है, तो आपको वो करना होगा। उसी तरह से ये अच्छी बात है या खराब बात है, वो एक अलग डिबेट हो सकती है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया और वो, लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि इस देश के जो अच्छे स्कूल कहे जाते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल कहे जाते हैं, जिसको पिछले 70 साल से अच्छा माना जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर वो क्रिश्चियन मिशनरीज चलाते हैं। ज़्यादातर उनकी पढ़ाई सस्ती होती है, उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, और उनके यहाँ अगर मान लीजिए कोई एक मास आस का भी होता है, कुछ कुछ जगह वो कुछ कुछ इस तरह की प्रार्थनाएं कराते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भी समस्या थी, ये स्कूल और उसके जो स्टूडेंट थे उनके बीच की थी। अगर कोई बच्ची को या किसी को इस तरह का प्रैक्टिस करने का मन है तो उसको जो भी सॉर्ट आउट करना था, उनके पेरेंट्स को बुला के करना था उनके साथ। ये स्कूल की समस्या थी। अब दूसरी समस्या आ जाती है जो कल हुआ या जो परसों हुआ कि 40-50 लड़के एक भगवा वो डाल के और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जिस तरह से उस लड़की को दौड़ाया, वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, वो स्कूल की समस्या नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि अगर कोई एक लड़की, वो आप भगवा डालें ना डालें, एक तो भगवा डालने से आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा, आप क्या शो करना चाह रहे थे, लेकिन एक कोई लड़की इर्रिस्पेक्टिव वो क्या ड्रेस पहनी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस मजहब से है, अगर उसको कहीं पे भी समाज के 30-40 लड़के जिस तरह से उसको थ्रेटन करते हैं, उसको कॉन्ग्निजेंस लेना चाहिए। मेरे हिसाब से उस पर FIR होनी चाहिए और उस पर जो भी जांच है वो होनी चाहिए। तो वो सेकंड बात वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। अब उसको मिक्सअप कर देने से बातें अलग हो जाएंगी। तीसरी बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि एक जगह समाज की बात आती है। जिस समाज में आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, इससे सोसाइटी की जिम्मेदारी है। मुझे हरदम ये लगता है कि 2-3 मैं उसमें बताऊं, वो जो यतीन नाथ की कौन नाथ थे जो धर्म संसद कर रहे थे हरिद्वार में, अभी हाल के दिनों में प्रयागराज में कोई धर्म संसद हो रही थी जहाँ हिंदू संविधान की बात हो रही थी। इस तरह की जो एक वसीम रिजवी, एक यहाँ के उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे मुसलमान थे, वो हिंदू कन्वर्ट होकर वो धर्म संसद में बैठ के प्रवचन दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह, और वो जो लोग भगवा पहन के जय श्री राम का उद्घोष करके थ्रेटनिंग वे में जा रहे थे, ये प्राइमरली मुझे ऐसा लगता है ये हिंदुओं की समस्या है और हिंदुओं को इसको ठीक करने की, हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा। ये मुसलमानों को इससे कोई नहीं है, क्योंकि वो मैं अभी उस पर भी बात करूंगा कि क्यों हो रहा था, वो मैं अलग बात करता हूं। लेकिन ये मूल रूप से हमारे धर्म को, जो हमारा धर्म इस तरह का नहीं है, उसकी जो ये नई डिफाइन आप डेफिनेशन करना चाह रहे हैं, तो सारे हिंदुओं को खड़ा होना होगा। जो भी हिंदू अपने, क्योंकि मुझे अपने धर्म पे गर्व है भाई, मेरा धर्म ये नहीं है जो वहां पे उस कुछ कि 40 लड़के मिलके एक लड़की को इस तरह से डराएं, ये मेरा धर्म नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी में जो भी जिस धर्म का है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसी तरह से अगर एक वो जमायत उलमा या जो हैं वो एक 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं उस लड़की के लिए, ये भी ठीक नहीं है। ये उस धर्म के लोगों को कहना होगा कि भाई आप इस समय जब मामला और है तो उसमें आप पेट्रोल डालने का क्यों काम कर रहे हो। अब मैं आ जाता हूं, क्योंकि एक चीज, और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये मेरा विचार है, ये जिस तरह से मैं देख रहा हूं ये क्यों हो रहा है, जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, हम सब लोग जब पढ़ते थे, हम सबके साथ बहुत से मुस्लिम हम लोगों के साथी थे, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। मेरे समय में आई विल से 99.9% मुसलमान वो जो जाली वाली टोपी वो नहीं पहनते थे। ये पोस्ट बाबरी मस्जिद, जब मुसलमानों को ये कहीं लगने लगा कि उनकी आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, और खास करके जैसे जैसे ये फिर 91 में एक सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की आई, उसके बाद ये और जोर शोर से चलने लगा। पोस्ट बाबरी मस्जिद खास करके इसने एक रफ्तार पकड़ी, वहां से मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना, उनको लगता है मुझे अपनी आइडेंटिटी असर्ट करनी है। क्योंकि बार बार वही बात, आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं लव जिहाद पे हम 10 साल देंगे। आप ये नहीं कह रहे हैं कि जिसको आपको अगर इतने हुए हैं तो आप कहीं ना रेप पे अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको इतना सख्त कानून बनाएंगे, अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो ये आप लव जिहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं जिस बात से इसको कहना चाह रहा हूं कि कहीं मुस्लिम को ऐसा लगता है वो दे आर थ्रेटन, और वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए टोपी पहन के या हिजाब के द्वारा वो जो बच्चियां वो उसको असर्ट कहीं कर रही हैं। अब ये मैंने बात इसलिए कह दी कि ये भी कहीं ना कहीं, अब इसके टाइमिंग को जरा देख लीजिए और ये कहां से शुरू हुआ ये भी समझ लीजिए। देखिए ये जो ये सब शुरू हुआ, ये एक बार कोशिश उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई बार हुई कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह से हो जाए चुनाव में,
वो ओवैसी साहब के उसमें गोली भी चलाई गई, किसने गोली चलाई, अब सब सामने है। फिर से समझ लीजिए, ये जो कर्नाटक है जहां पे ये सब शुरू हुआ है, वो कर्नाटक का कोस्टल इलाका है, दक्षिणी कर्नाटक। और ये वो कोस्टल इलाका है जहां पे एक समय में कांग्रेस बहुत मजबूत थी, कांग्रेस के बड़े बड़े धाकड़ नेता इस जगह से आते थे। और कांग्रेस जैसे कहीं कमजोर हुई, वो हुई, कांग्रेस ने सारा ईल्ड कर दिया, अब वो बीजेपी का गढ़ है। अच्छा, ये और चीज जान लीजिए कि वो जो इलाका है वहां से नॉन ब्राह्मण, नॉन कलिंगा, मतलब वो लोग आते थे, बैकवर्ड वो है। आज उसको बीजेपी एक्सप्लॉइट कर रही है और केवल सियासत के लिए कर रही है। वहां के एक मंत्री जी हैं, के.एस. ईश्वरप्पा, इस समय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, पहले कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका एक मैं वीडियो लगा दे रहा हूं, और वो कन्नड़ में वीडियो है, छोटा सा लगा दे रहा हूं क्योंकि बाकी आप गूगल कर लीजिएगा। ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸೋರೆ ನಾವು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಕೇಳೋಣ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಡು. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಇವತ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಆಗಿದೆ. मैंने अपने कन्नड़ मित्र जो बेंगलोर में हैं उनको भेज के मैंने कहा कि इसका जरा वो कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस देश में 2 साल नहीं तो 5 साल के अंदर राष्ट्र ध्वज को भगवा से रिप्लेस करेंगे। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आप मंत्री हैं तो आप कुछ भी कहेंगे, ये सब भड़काने वाली बातें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप, और ये बिल्कुल साफ साफ है, ये केवल सियासत के लिए हो रहा है। मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट हूं, 1% भी इसमें धार्मिक उन्माद या धार्मिक नहीं, ये केवल सियासत के लिए इन सारी चीजों को उठाया जा रहा है। क्योंकि इसको करने के बाद क्या हुआ, तुरंत आपने देखा ना, पाकिस्तान एम्बेसी ने जो इंडिया के चार्ज डी अफेयर वहां पे हैं पोस्टेड, उनको बुला के कहा कि हम लोग बहुत कंसर्न है। इसको जो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया वो तालिबान से आ गया कि बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल आपने, ये क्या हो रहा है भाई? मेरे देश को आज इस देश को तालिबान के सर्टिफिकेट की जरूरत है? खैर, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इसका केवल और केवल 1 से लेकर 100 तक इसका सियासत मतलब है, और इसकी सियासत को हमको और आपको समझना होगा कि धर्म को बेस बना के जो लोग इस देश में सियासत कर रहे हैं उनको पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और उनको बाहर करना होगा, वो चाहे किसी धर्म के हों। अब मैं जल्दी से दूसरी बात पे, क्योंकि समय कम है। मोदी जी ने कल एक 70 मिनट का इंटरव्यू दिया, जिसको हिंदुस्तान के एएनआई को इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसको लाइव हिंदुस्तान के सारे चैनल ने दिखाया। और वो इंटरव्यू का नाम था, लेकिन वो पूरी तरह से 101, उसमें 1% भी नहीं था, वो चुनावी भाषण था। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद डीडी मतलब दूरदर्शन या टीवी पे सबको एक टाइम स्लॉट वो मिलता है कि आप इतनी देर बोलेंगे, आप इतनी देर बोलेंगे, उसी तरह से रेडियो पे मिलता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि आप 70 मिनट एक चुनावी भाषण, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर उसको किसी तरह से इंटरव्यू का वो करके कैमोफ्लेज करके आप कर रहे हैं, इस पे कोई ना कोई लेना चाहिए, क्योंकि एक खराब परंपरा है। प्रधानमंत्री जी को अव्वल तो कुछ करना ही नहीं चाहिए था, वो मालूम नहीं क्यों करते हैं, वो सबसे बड़े पद पे बैठे रहने के बाद भी इन चीज़ों को बिल्कुल उनको मज़ा आता है, उनको लगता है ना कि सिग्नल तोड़ के मज़ा आता है। ये उसी तरह की चीज़ है कि अगर आप सीधे खड़े हों किसी रेड लाइट पे, तो एक कुछ लोग अक्लमंद होते हैं जो बाएं तरफ मुड़ के यू टर्न लेके फिर बाएं से निकल जाते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने सिस्टम को बेवकूफ़ बना लिया। तो चुनावी भाषण को इंटरव्यू के रूप में करके आप सिस्टम को नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे लगता है आप अपने को और देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? चलते चलते एक ज़रूरी बात, आज हाईकोर्ट ने टेनी जी वही मंत्री जी, टेनी मंत्री जी के जो लड़के आशीष मिश्रा जी हैं, उनको उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी, बेल दे दी है। बेल दे देने के बाद मतलब वो, हालांकि वो चार्जशीट जो लखीमपुर में किसान को रौंदा गया था उसमें वो मुख्य अभियुक्त थे, वो बिल्कुल साफ साफ है, सब जगह पता था, लेकिन उनको फिर भी बेल मिल गई है। अब बेल मिल जाने के 2 हैं। लखीमपुर में चुनाव की नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, केवल आखिरी लास्ट फेज का नॉमिनेशन बाकी है। मुझे लगता है कि बीजेपी को जल्दी से उनको लास्ट फेज में कहीं पे भी, क्योंकि जब टेनी जी को रखे हुए इतने पॉपुलर हैं, और उनको अगर वो ईस्टर्न यूपी में चले जाएंगे तो सारे ब्राह्मण तो आंख बंद करके
बिल्कुल भाग के आ जाएंगे बीजेपी के पास, ऐसा लगता है। तो आशीष मिश्रा जी को, क्योंकि उन पर कोई रोक नहीं है चुनाव लड़ने की, तुरंत दौड़ा के अभी 17 तारीख तक शायद लास्ट फेज का है, वहाँ के किसी भी सीट से इनको तुरंत बीजेपी को इनको चुनाव लड़वाना चाहिए, और जिससे ब्राह्मण कम से कम पूरी तरह से एन ब्लॉक बीजेपी के साथ जुड़ जाए। थैंक यू सो मच।